हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 14th एंड 15th जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो टेलीग्राम चैनल है वो लॉन्च कर दिए गए हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एंड जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। यू कैन विजिट इट एंड वहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द certain facts you can integrate with your mains answer writing as well as कुछ कोट हैं and certain quizzes भी धीरे धीरे उसमें लाए जाएंगे so that आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो। एंड जो एथिक्स के लेक्चर सीरीज है लगभग उसे ख़त्म कर दिया गया है। एक दो लेक्चर सीरीज की बात है दैट विल अल्टीमेटली बी फिनिश्ड इन विद इन सर्टेन डेज, 2 और 3 डेज में वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे में मैंने आपको एथिक्स के कंप्लीट लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करने का पूरी तरह से प्रयास किया है। एंड अगर आपको ये सब इनिशिएटिव अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड कर सकते हो एंड हमें भी मोटिवेशन मिलेगी अपने ऐसे इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने में। एंड इसके लिए आप लोगों का भी समर्थन काफ़ी ज़्यादा अहम है। सो फ्रेंड्स, 6 आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं। तो पहला बेसिकली पाकिस्तान के तरफ से न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2020-22-26 लॉन्च किया है। हालांकि दूसरे के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने वाले इन्होंने अपने लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लाई है। तो क्या बातें कही गई हैं और भारत की क्या प्रक्रिया या रिस्पॉन्स रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस। तो सिलेबस आप देख सकते हो इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन। जैसा कि आपको पता है इंडिया जो हमारा देश है और पाकिस्तान एक अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमें ये देना है कि सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला हमारे देश के साथ वो कौन सा नेशन है। तो आपने सही सोचा, दैट कंट्री इज बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। सेकंड नंबर पर आपका चाइना आता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ से लाई गई है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी विज़न है वो क्या है और आने वाले समय में वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या करने वाला है, इन सब के बारे में आपको ये बताएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके पॉलिसी से निकल के आती है वो ये कि इस पॉलिसी के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया है कि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो कोर एलिमेंट है नेशनल सिक्योरिटी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगर देखा जाए तो, कि अगर नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी मस्ट बी इंश्योर्ड, बिकॉज स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी जब होती है तो इससे आपके रेवेन्यू आते हैं, एडिशनल रिसोर्सेस आते हैं और इन सारे एडिशनल रिसोर्सेस को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग में एज वेल एज ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। आज आप चाइना के एग्जांपल देख सकते हो। चाइना जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है और जो भी उसको एडिशनल रेवेन्यू के रूप में मिलते हैं, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व हो चाहे वो आपका रेवेन्यू हो, उन सबों का इस्तेमाल वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, इन सब में वो कर रहे हैं। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है कि यू must be economically secure to ensure the nation's security। तो ये अच्छा पॉइंट है, आप याद रख सकते हो। अब बात आप देख सकते हो इश्यू एक तरफ और इन इश्यू पर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है और इंडिया का क्या स्टैंड है, इन सब को हम देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर पर क्या बोला है? तो जम्मू एंड कश्मीर पर ये बोली गई है कि इंडिया ने जो डिसीजन लिया टू स्क्रैप द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो अगस्त 2019 में हुआ था, इलीगल है, यूनिलेटरल है। एंड साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए हैं इस पाकिस्तान ने कि इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ह्यूमन राइट अब्यूजेज करती हैं, कश्मीर में ऑपरेशन करती हैं। तो ये इनकी तरफ से ब्लेम लगाई गई हैं। लेकिन भारत का क्या स्टैंड है? तो जाहिर सी बात है भारत सिंपली
ये कहेगा कि जो कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश का, और जो लोगों की वेलफेयर है वहाँ पर वो तभी इंश्योर होगी जब भारत के साथ उनका इंटीग्रेशन होगा। एंड इंडिया ने ये भी कहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर को अभी जो यूटी बनाया गया है उसको अप्रोप्रिएट टाइम में स्टेटहुड की भी उपाधि दी जाएंगी। तो एज पर द अप्रोप्रिएट टाइम जम्मू एंड कश्मीर विल बी गिवन द स्टेटहुड स्टेटस। सो अगर हम बात करें दूसरी इश्यू की, तो बॉर्डर डिस्प्यूट या बॉर्डर इश्यूज के बारे में क्या बोला है, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब स्पेशल अटेंशन की दरकार है, सो दैट जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते रहते हैं, हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट करने के पीछे यही जिम्मेदार होते हैं, आपको ही पता है। तो इन्होंने कहा है कि जो स्पेशल अटेंशन दी जाएगी टू मैनेज द परसिस्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसके कारण सिक्योरिटी थ्रेट्स देखने को मिलती है अलोंग द एलओसी, एंड साथ ही साथ जहां पर सीज फायर वायलेशंस इंडिया के तरफ से किया जाता है। आप समझ सकते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत जो है सीज फायर वायलेशन करता है, जिस कारण आपका सिविलियन लाइफ्स प्रॉपर्टी खतरे में आ जाती हैं एंड ऑल्सो इंडेंजर्स द रीजनल स्टेबिलिटी। तो ये आरोप लगा रहा है कि भाई साहब भारत जो है सीज फायर वायलेशन करता है, जबकि रियलिटी आपको पता है कि यही लोग जो है नुस्खे ढूंढते रहते हैं सीज फायर वायलेशन के। और इंडिया के तरफ से क्या स्टैंड है, तो इंडिया ने कहा है कि भाई साहब हम तो सारे एग्रीमेंट जो भी सीज फायर के हुए हैं उसको अवॉइड करते हैं अलोंग द एलओसी एंड द सेक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, एंड साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी एग्रीमेंट आने वाले समय में हो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, सस्टेनेबल पीस अलोंग द बॉर्डर इंश्योर कर सके। ट्रेड के बारे में क्या बातें कही गई हैं, तो पाकिस्तान की जो एनएसपी है इसमें बोला गया है कि भाई साहब हम भारत के साथ ट्रेड को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करेंगे। और ये जो ट्रेड है आपको ही पता है दोनों देश के बीच में डगमग हो गई थी 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद ही। हालांकि एक और जो उरी अटैक हुआ था तब तो और ज़्यादा रिलेशंस खराब हो गए थे, आपको ही पता है, बिकॉज कंटिन्यूस एक प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से, है ना, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। आपने देखा लगातार 2014, 15, 16 आसपास के दौरान बहुत सारे टेरर अटैक जो है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिले थे। एंड यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया जो है नॉर्मल रिलेशन चाहता है इंक्लूडिंग द ट्रेड विथ ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग द पाकिस्तान। तो इंडिया नॉर्मल रिलेशंस चाहते हैं। तो ये हमने आर्टिकल 1 डिस्कस किया। एंड बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए, सो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल नंबर 2 कहाँ गया, हाँ, ये जो आपका जीएस पेपर 3 है, ये देख सकते हो, कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन, इसके अंतर्गत ये आएगा। तो आपको याद रखना है ये जो आपका अभी फिलहाल रिपोर्ट रिलीज हुआ है वो 17वीं रिपोर्ट है, और ये 2 साल में एक बार बाईएनुअली पब्लिश की जाती है। किनके द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखनी है, इंडिया इज ओनली कंट्री दैट कैरीज आउट फॉरेस्ट असेसमेंट बाइनली, यानी कि एकमात्र भारत देश जो 2 साल में एक बार फॉरेस्ट असेसमेंट करती है। अब एक बात आप हमें बताओ कि आखिरकार 2 साल में ही क्यों करती है। तो एक कारण तो ये बताया जाता है कि अगर 1 साल में की जाएंगी तो उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट असेसमेंट नहीं हो पाएंगी, बिकॉज फॉरेस्ट ग्रोथ धीमी होती है, तो अच्छे से एक प्रकार से असेसमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए बायनियल पब्लिकेशंस किए जाते हैं। बहुत सारे कंट्री अपनी असेसमेंट 5 साल के साइकिल पर किए हैं, या फिर एक ही बार बहुत सारे कंट्रीज ने किए हैं। अब जो फैक्ट आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए, आपको ध्यान में रखना है, जैसे टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अब जो है बढ़कर 24.72% हो गई है। पहले कितना था, 24.56, ठीक है।
बढ़ के 24.72% हो गई हैं ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया। याद रखना है ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसमें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों आ रहा है। हालांकि अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.71% है एंड ट्री कवर की बात करें तो 2.91% है, और दोनों को मिला दोगे तो आपका 24.72% आएगा। ठीक है, दूसरी फैक्ट जो आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश, इसमें सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है। दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, देन ओडिशा, महाराष्ट्र। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, तो मिजोरम का है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का आता है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। एंड अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के टर्म्स में, यानी कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन द सेंस की वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, तो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हमारे देश में है वो है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट। और वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते तो देख सकते हो जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 70% या फिर उससे ज़्यादा होती है। कैनोपी मतलब आप समझते हो ना, ये जो आपका गाछ है और ये जो पूरा आपको एरिया कवर करता है ट्रीज के लीव्स सब, उसको कैनोपी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो वेरी डेंस फॉरेस्ट का शेयर आप देख सकते हो 76.87% है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किसका है, वेरी डेंस फॉरेस्ट का। उसके बाद आपका आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर ट्री कैनोपी डेंसिटी आपका 40% से 70% का होता है, और इसका शेयर आप देख सकते हो 9.33% है। नेक्स्ट इज योर ओपन फॉरेस्ट, और ओपन फॉरेस्ट में शेयर आप देख सकते हो 9.34% का है। और स्क्रब में आप देख सकते हो सर्वे किया गया है लेकिन स्क्रब को फॉरेस्ट के रूप में कैटेगराइज नहीं किया गया है, और यहाँ पर जो आपका ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से कम होती है। और याद रखना है स्क्रब जो है घास फूस जिसको आप कहते हो, नॉट कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका शेयर 1.42% ही है। तो ये सब हो गई हैं, और देख सकते हो 2019 के कंपैरिजन में कौन से रीजन में आपका गेन हुआ है, लॉस हुआ है। तो सबसे ज़्यादा गेन जो है आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है। 647 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है वो गेन हुआ है आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आपका है तेलंगाना। तो पहले नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर आपका तेलंगाना है, जहां पर फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन याद रखना है फॉरेस्ट कवर में लॉसेस भी हुए हैं। यस, सबसे ज़्यादा लॉसेस अगर हम पिछले फॉरेस्ट सर्वे 2019 के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कितना लॉस हुआ है, 257 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इनका नुकसान हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर, मणिपुर दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये हमने देखा है, और तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 2 हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, जो कि काफ़ी दुखद घटना आपने भी सुनी होगी, जो ट्रेन डीरेलमेंट हुआ है कुछ दिन पहले नॉर्थ बंगाल में। उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, एंड इस कंटेक्स्ट से हम देखेंगे कि हमारे देश में आखिरकार ट्रेन एक्सीडेंट्स के क्या कारण हैं, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि कौन कौन से रिकमेंडेशंस वेरियस कमिटीज़ ने दी हैं रेलवेज के ऊपर टू स्टॉप दीज इशू, एंड गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये तीनों जो हैं हम देखेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात तो हम सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। तो देख सकते हो आर्टिकल नंबर 3 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज के अंतर्गत कवर होगा। ठीक है, तो वैसे तो एक बात आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 2014-15 के बाद से जो ट्रेन डीरेलमेंट के जो केसेस है उसमें फॉल हुई थी, लेकिन फिर से इस प्रकार की एक्सीडेंट्स रिन्यू होने के बाद ये जो घटनाएं हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। और मैं ये बात अपने मनमाने तरीके से नहीं बल्कि एक डाटा के अनुसार कह रहा हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो 2014-15 में 135 देखने को मिले थे, और 2019-20 में मात्र 55
ऐसे घटनाएं हुए और नंबर ऑफ डेथ भी कम हुई। 2014-15 में जो ट्रेन इंसिडेंट्स के कारण जो डेथ थे वो 292 थे और अब जो है आपका 2019-20 में ये 5 हो गए थे। अब बात करते हैं आखिरकार इंडियन रेलवेज में एक्सीडेंट्स के कारण क्या है। तो एक तो है आपका पुअर रोलिंग स्टॉक कोचेज, वो सारे ट्रेन में नहीं लगे हुए। ये जो रोलिंग स्टॉक कोचेज है इसको हम कहते हैं LHB कोचेज। तो LHB कोचेज जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ आता है, मोर एफिशिएंट होते हैं। अगर कोई शॉक आ रही है, कोई डिस्टर्बेंसेस आ रही है तो उसको अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड डिरेलमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द इंसिडेंट्स ऑफ डिरेलमेंट। और दूसरी इम्पोर्टेंट काउज जो है वो ये कि फायर डिटेक्शन सिस्टम की कमी होती है। एंटी कॉलिजन सिस्टम जो है हर एक ट्रेन में मौजूद नहीं होते हैं, जिसके कारण कॉलिजन को प्रिवेंट नहीं किया जा पाता। एज वेल एज आपने भी ऑब्जर्व किया होगा फायर डिटेक्शन सिस्टम की कमी होने के कारण जब बॉगी में आग लग जाती है तो उसको पता लगने में काफ़ी लंबे समय बीत जाते हैं। ऐसे में घटनाएं मल्टीप्लाई हो चुकी होती हैं। और नेक्स्ट काउज इज योर इनअप्रोप्रिएट मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक का इनअप्रोप्रिएट मेंटेनेंस, जहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत है वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसे में क्या होती है, ह्यूमन एरर के कारण आपका ये इंसिडेंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज योर एक्सट्रीम वेदर। तो एक्सट्रीम वेदर के कारण जो रेल की पटरियां हैं उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जैसी स्थितियां हो जाती है और इसके कारण जो डिरेलमेंट की संभावना है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप समझ सकते हो फॉगी वेदर कंडीशन, इन सब के कारण जो देखने की स्थिति है वो नहीं बन पाती। तो ऐसे में जो एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब भी कुछ कारण है। बिकॉज आपको ही पता है फॉगी कंडीशन के कारण क्या होते हैं, जो रेड लाइट है, जो सिग्नल्स है, कभी कभी वो भी नहीं दिखते। तो ऐसे में जो घटनाएं हैं एक्सीडेंट्स की वो बढ़ने की संभावना हो जाती है। अब बात करते हैं क्या रिकमेंडेशंस वेरियस कमिटीज़ ने दी हैं रेलवेज के ऊपर। तो एक तो है आपका सैम पित्रोदा कमेटी। तो ये जो आपका सैम पित्रोदा कमेटी है ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए गठित की गई थी और इसमें बोला गया था कि सेंट्रलाइज ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम हो और 19,000 किलोमीटर जो एग्जिस्टिंग ट्रैक हैं उसको मॉडर्नाइज किया जाए और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग मेजर रूट्स पर कि भाई साहब अगर कुछ ऐसी घटनाएं डिस्टर्बेंसेस वाली दिख रही है तो जो सिग्नल है उसको ब्लॉक कर दी जाए और ट्रेन को वहीं पर रोक दिया जाए और फिर इशू को ठीक किया जाए। तो ये बात है आपका सैम पित्रोदा कमेटी और आपको याद रखना है ये कमेटी आपका रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट इज योर अनिल काकोदकर कमेटी। ये रेलवे सेफ्टी रिव्यू के लिए गठित की गई थी जिसके तहत स्टैट्यूटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी के क्रिएशन की बात थी। साथ ही साथ एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात थी। एंड नेक्स्ट इज योर विवेक देबरॉय कमेटी और ये जो आपके विवेक देबरॉय कमेटी है ये रेलवेज के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए गठित की गई थी, है ना, जैसे आपका प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को लाया जाए, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो। ये हो गया आपका विवेक देबरॉय कमेटी। अब बात करते हैं स्टेप्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। तो एक तो है आपका मिशन जीरो एक्सीडेंट। तो मिशन जीरो एक्सीडेंट में क्या होगा, आपका अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को ख़त्म किया जाए। आपने भी देखा होगा बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स के माध्यम से लोग क्रॉस करते हैं, तो फिर उन सब स्थितियों को ख़त्म किया जाए। एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स एंड ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसी टेक्निक हो। एंड नेक्स्ट इज योर एक्सक्लूसिव फंड क्रिएट करने की बात है जिसमें आपका राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष क्रिएट करने की बात है और ये भी कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ का ये फंड बनाया जाएगा और ये जो फंड है वो जो सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स है उसको बूस्ट करेगा। नेक्स्ट इज योर कन्वेंशनल जो ICF डिजाइन कोचेज है उसको रिप्लेस किया जा रहा है LHB डिजाइन कोचेज से, बिकॉज दीज LHB डिजाइन कोचेज आर
वेरी स्ट्रेंथफुल एंड ये डिरेलमेंट को मिनिमाइज करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ आपका जीपीएस बेस्ड फॉग पास डिवाइस, और ये लोको पायलट्स को दिए जाते हैं फॉग अफेक्टेड एरिया में, सो दैट कोई भी अगर विजन रिलेटेड इश्यू आए तो इस सिस्टम के माध्यम से वो इश्यू खत्म हो जाए, जीपीएस बेस्ड फॉग पास डिवाइस। तो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेशन सेलिब्रेट्स वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑन जनवरी 14। तो 14 जनवरी आपको ही पता है मकर संक्रांति का दिन रहा, एंड ये जो है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ही पता होगा, बस नाम डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट है, और वो हम देखेंगे। आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे आपका पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा में शक्रात के नाम से जाने जाते हैं, और जो राजस्थान एमपी है वहाँ पर आपका मकर संक्रांति या फिर शक्रात के नाम से जाने जाते हैं, और गुजरात में आपको याद रखना है उत्तरायण के नाम से जाने जाते हैं, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, कर्नाटका में भी मकर संक्रांति, और केरला में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं इनको मकर विलाकू कहते हैं। याद रखना है आपको, केरला वाला मकर विलाकू कहते हैं। और जो आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये भी अच्छे से याद रखना है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आपका मकर संक्रांति, पेदा पांडुगा एंड भोगी के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु में आपको याद रखना है थाई पोंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में अच्छे से याद रखना है थाई पोंगल के नाम से जाने जाते हैं। और ओडिशा में तो है ही मकर संक्रांति, बिहार झारखंड में मकर संक्रांति या फिर संक्रांत, वेस्ट बंगाल में आपका पौष संक्रांति, और मेघालय में बिहू संक्रांति, त्रिपुरा में मकर संक्रांति या फिर पौष, और मिजोरम में अच्छे से याद रखना बिहू फेस्टिवल आपका मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर में तो आपका वही मकर संक्रांति, एंड नागालैंड में आपका मकर संक्रांति। और असम में आपको पता होना चाहिए कि माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है। माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट फेस्टिवल, तो आपका असम होगा, ठीक है। और तो माघ बिहू आपको याद रखना है या फिर भोगाली बिहू आपको असम याद रखना है। और गुजरात वाला मैंने आपको बताया उत्तरायण याद रखने हैं। और कश्मीर में आपको क्या याद रखने हैं, शिशुर शैनक्रात, है ना, शिशुर शैनक्रात याद रखने। कश्मीर में आपको शिशु शैनक्रात याद रखने, शिशुर शैनक्रात। एंड HP यानी हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, और उत्तराखंड में उत्तरायणी या फिर गुगुटिया, है ना। तो इन सब के नाम से जाने जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। सेंटर ब्रिंग्स ऑल रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म। तो सारे के सारे जो भी रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लेकर लाया गया है। तो बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहली बात तो हम सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपका ये इश्यू है, आप देख सकते हो, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर। तो पहली बात तो ये कि ये जो रिसेंटली रिलीज्ड UGC एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2021, इसी में ये बातें कही गई हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है आपको फ्रेंड्स, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इररिस्पेक्टिव कि उसकी रैंकिंग क्या है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को टू कम अंडर द ABC फ्रेमवर्क। और इसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या फिर डीम्ड टू भी यूनिवर्सिटी है या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ये सब आ जाएंगे। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ वही संस्थाएं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हुआ करती थी, साथ ही साथ अन्य संस्थाएं जो सर्टेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती थी उसको ही इनकॉर्पोरेट किया जाता था आपके इस ABC के अंतर्गत। और ABC की अगर हम बात करें तो याद रखना है आपको, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये बैंक से रिलेटेड नहीं है, पहली बात तो ये प्रीलिम्स में आपको याद रखनी है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है, और इसके तहत क्या होती है कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो
डिजिटल रिपोजिटरी रखे क्रेडिट्स का, जो स्टूडेंट के द्वारा अर्न किए जाएंगे जब वो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। और एबीसी के तहत होता क्या है, एबीसी के तहत ये न्यूज आपने भी सुना होगा कि एक साल में वो लेट से कि एक कोर्स चुनता है एक इंस्टीट्यूशन में और उसके लिए उसको क्रेडिट मिली। अब वो जो है उस कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, दूसरा कोर्स लेना चाहता है। इसके लिए वो दूसरा इंस्टीट्यूशन गया और दूसरा कोर्स लिया। तो ये सब जो क्रेडिट है वो उसकी स्टोर होने लगेगी कि हाँ एक साल की उस कोर्स में उसका ये क्रेडिट बनता है, वो स्टोर हो गया। फिर दूसरे साल में उसने जो क्रेडिट अर्न की होंगी दूसरे कोर्स को लेने के बाद वो स्टोर हो गया। तो एक प्रकार से क्रेडिट स्टोरेज मैकेनिज्म डिजिटली स्टोर की जा रही हैं इस एबीसी प्लेटफॉर्म के तहत। और इस क्रेडिट की जो वैलिडिटी है, जो भी कोर्सेज के लिए अर्न कर रहे हैं वो मैक्सिमम 7 साल की होंगी, या फिर फॉर द पीरियड विच गेट्स स्पेसिफाइड फॉर ए गिवन डिसिप्लिन, या तो 7 साल एट मैक्स या फिर जो भी सेट की गई होंगी स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए वहाँ तक। बेनिफिट की बात करें तो पहली बात तो ये कि जो एबीसी है वो लिबर्टी देता है टू द स्टूडेंट्स कि वो अपने इंटरेस्ट अनुसार जो कोर्सेज चुनना चाहते हैं वो चुने। साथ ही साथ अगर उनको पसंद नहीं है कि हम 3 साल लगातार एक ही कोर्स करें तो वो 1 साल तक भी उस कोर्स का तैयारी करके उस पर क्रेडिट अर्न करके दूसरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट स्टूडेंट्स के लिए आपका ये इनेबल करता है सो दैट वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करें एज पर देयर टाइम प्रेफरेंसेस। एंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एबीसी है ये डिस्पैरिटी को कम करेगा अमंग द इंस्टीट्यूशन। कैसे, तो जो क्रेडिटिंग सिस्टम है उसको स्टैंडर्डाइज करके, साथ ही साथ यूनिफॉर्मिटी भी आपको देखने को मिल रही है इन द डिग्री ग्रांटिंग मैकेनिज्म की। अगर डिग्री लेनी है किसी बच्चों को तो नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्मिटी हो। और आपको भी पता है ना एबीसी जो अब सारे इंस्टीट्यूशन के लिए लाया गया है, तो जाहिर सी बात है इट विल बूस्ट यूनिफॉर्मिटी इन द डिग्री ग्रांटिंग मैकेनिज्म। तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया एबीसी के बारे में एंड होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, इंडिया एंड यूके लॉन्च फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन। तो हालांकि इंडिया और यूके के बीच तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात 2007 से ही चल रही है, लेकिन अभी तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो नहीं पाई। तो अब जो है ये जो नेगोशिएशन है, टॉक्स हैं, वो दोबारा से आपका चलना शुरू हुआ है और ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई साहब जल्द से जल्द दोनों देश के बीच एफटीए जो है वो साइन हो जाए। और उम्मीद की जा रही है कि बाय द ईयर एंड ऑफ 2022 एफटीए साइन हो सकती है, बट होंगी या नहीं होंगी वो तो बात की बात है। वी शुड मूव टू लुक द सिलेबस फर्स्ट। तो देख लो आप आर्टिकल नंबर 6, बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग द इंडियाज इंटरेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव तो यही था कि भाई साहब एफटीए को कंक्लूड किया जाए बाय द ईयर इन 2022 एंड, लेकिन इससे पहले यानी कि जब तक ये आपका एफटीए कंक्लूड नहीं हो पाता इंटरिम एग्रीमेंट कर लिया जाए दोनों देश के बीच, या फिर इसी को कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम बाय मार्च 2022। तो आपको अगर प्रीलिम से पूछा जाएगा अर्ली हार्वेस्ट स्कीम क्या है, तो बेसिकली ये इंडिया और यूके के बीच एफटीए प्रमोट करने के लिए इंटरिम एग्रीमेंट है, यानी कि इसके बाद आपका एफटीए आ सकता है। तो ये जो आपका अर्ली हार्वेस्ट स्कीम है, याद रखना है आपको, प्रिकर्सर है एफटीए का, और ये मदद करती है दो ट्रेडिंग कंट्रीज को, यहाँ पर आपका इंडिया है यूके है, कि सर्टेन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई साहब इन प्रोडक्ट्स में टैरिफ रिडक्शन होगा, टैरिफ लिबरलाइजेशन होगा, है ना। एंड एक प्रकार से इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी आप कह सकते हो कि पहले हमने एक प्रिकर्सर एग्रीमेंट कर लिया और बाद में इसी एग्रीमेंट को और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव बना के एफटीए में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और देख सकते हो दोनों देशों ने टारगेट भी रखा है कि जो ट्रेड है दोनों देश के बीच इंडिया एंड यूके उसको डबल किया जाएगा बाय 2030,
कितना बढ़ाकर किया जाएगा दोनों देश के बीच ट्रेड? $100 बिलियन का। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, भारत में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, भारत की जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट हो सकती है, रिसर्च एंड इनोवेशन आ सकती है, कंपनी आ सकती है, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट इंडिया की वो तो इंश्योर होंगी। साथ ही साथ जो रिलेशंस हैं दोनों देश के बीच और ज़्यादा गहराएंगे, एंड बाद में रिलेशंस को फर्दर अपग्रेडेशन भी किया जा सकता है। एंड आप देख सकते हो, हालांकि दोनों देशों ने सेंसिटिव इश्यूज पर एग्रीमेंट करने से मना किया है और कहा है कि हम उन एरियाज पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहां पर दोनों के विचार मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे में दोनों में विचारों का मतभेद हो सकता है, इसलिए इन सब सेंसिटिव इश्यूज को अभी एग्रीमेंट से अवॉइड करने की बात की गई है। सिग्निफिकेंस क्या है एफटीए का फॉर इंडिया? तो पहली बात तो ये है कि जो एक्सपोर्ट है गुड्स की वो तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ लार्ज स्केल जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स, जैसे अब फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, या फिर यूँ कह सकते हैं हमारा डिमांड बढ़ता है, यूरोप में प्रोडक्ट जाती है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है 4-5 प्लांट और इस्टेब्लिश करने पड़े, तो उसके लिए जॉब्स आ सकती है, उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो डेफिनेटली इट प्रमोट्स मल्टी बेनिफिट्स, है ना। एक तो एक्सपोर्ट तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ इसके बैकड्रॉप में आपका जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, है ना, इंडस्ट्री बिल्डअप, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, फुटवेयर, ये सब का मार्केट एंड प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ सर्विसेज सेक्टर जैसे आईटी, नर्सिंग, इन सब के भी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकते हैं। एंड इट विल हेल्प इंडिया टू स्ट्रेंथन द ट्रेड पैक्ट, बिकॉज इंडिया ने एक समय पहले, आपको पता है, आरसीईपी से बाहर हो गया था, तो जो ट्रेड पैक्ट्स हैं उसको एक प्रकार से और ज़्यादा मजबूती मिल सकती है कि हाँ, भारत जो है बेटर ट्रेड पैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है। एंड एफटीए की बात करें तो ये एग्रीमेंट होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में हो सकते हैं, या ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में हो सकते हैं। इसका बेसिक एम यही है कि भाई साहब कस्टम्स, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर जो भी है, टैरिफ मतलब टैक्स रिलेटेड बैरियर कि टैक्स लगा दिया, ये कर दिया, नॉन टैरिफ यानी कि क्वालिटी कंस्ट्रेंट लगा दिया, है ना, तो ये सब नॉन टैरिफ बैरियर हो गई। एंड प्रेजेंटली नेगोशिएशन एफटीए का किस किस देशों के साथ इंडिया का चल रहा है? यूएई के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, इजराइल के साथ। सबका सेम बेनिफिट होगा, याद रखना, आपको अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सबका सेम बेनिफिट होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज की आर्टिकल डिस्कस की। प्लेसेस इन न्यूज काफ़ी ज़्यादा है, एक बार आप देख लेना, ठीक है। एंड ये आप देख लो, सियाचिन ग्लेशियर, कराकोरम, लद्दाख। कल मैंने मैप भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, यहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और ये हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्राउंड है, आपको ही पता है। और इसमें आप देख सकते हो शाल्टोरो रिज भी मौजूद है, 2300 फीट ऊपर, 23,000 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड याद रखना है आपको, सियाचिन ग्लेशियर ईस्टर्न कराकोरम रेंज का पार्ट है और 76 किलोमीटर ऑफ लेंथ है, ठीक है, 76 किलोमीटर ऑफ लेंथ है, और सेकेंड बिगेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है वर्ल्ड में। एंड सियाचिन ग्लेशियर आपका सेंट्रल एशिया को डिमार्केट करता है फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, और सेंट्रल एशिया आपको पता है इधर है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से डिमार्केट करता है। एंड नुब्रा वैली यहाँ से निकलती है, जो ट्रिब्यूटरी है श्योक की, और श्योक खुद इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। और इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से अपने अंडर लिया था। हालांकि पहले से ही था, लेकिन जो आपके पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटेड है इन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, उसके बाद सियाचिन का कंट्रोल भारत के पास आया। नेक्स्ट इज योर कट्रोल हिल फॉल्ट, कच्छ रीजन में ही है कट्रोल हिल फॉल्ट, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है, कट्रोल हिल फॉल्ट अगर पूछा जाएगा तो गुजरात के कच्छ रीजन में है, और यहाँ पर रिसेंट स्टडी की गई सेडिमेंट के सैंपल के ऊपर, और इसमें हाईलाइट किया गया है कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चेंजेज कट्रोल हिल फॉल्ट के लैंडस्केप में देखने को मिला है इन द लास्ट 30,000 ईयर्स। और ये जो आपका कट्रोल हिल फॉल्ट है, ये ईस्ट वेस्ट
ट्रेंडिंग मेजर इंट्राबेसिनल फॉल्ट है ना, सिंपली कहो तो बेसिनल फॉल्ट है ये। और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ मेनलैंड कच्छ, ये जो है आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ मेनलैंड कच्छ यहाँ पर लोकेटेड है, KHF, ठीक है, ये है आपका KHF। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो KHF है वो एक्टिव फॉल्ट है, और भी सिस्मिकली एक्टिव फॉल्ट है, जैसे कच्छ मेनलैंड फॉल्ट। हम हिमालयाज में फॉल्ट पढ़ते हैं, 4-5 फॉल्ट सिस्टम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपके फॉल्ट सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्मिकली एक्टिव है, दैट्स वाई यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। तो देख सकते हैं अमंग अदर सिस्मिकली एक्टिव फॉल्ट इन द रीजन, एक तो कच्छ मेनलैंड फॉल्ट है, साउथ वेस्ट फॉल्ट है, गेदी फॉल्ट है, आइसलैंड बेल्ट फॉल्ट है। सेस्मिक एक्टिविटी अलोंग विथ KHF आर नॉट एफरेंट। तो जो सेस्मिक एक्टिविटी है अलोंग द कैट्रोल हिल फॉल्ट उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है, लेकिन इन सब रीजन में KMF SWF यहाँ पर आपका दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 30,000 साल पहले, तो यहाँ जो KHF वाला रीजन था, यहाँ पर हाई मैग्नीट्यूड सेस्मिक इवेंट्स आती थी, और इनफैक्ट इसके कारण आपका वेरियस रप्चर हजार्ड देखने को मिला कच्छ बेसिन में, बिकॉज ये जो आपके अर्थक्वेक आती हैं तो रैप्चर क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट जो जावा आइलैंड इंडोनेशिया, तो देख सकते हो जावा आइलैंड इंडोनेशिया, ये तो आपको ही पता है अर्थक्वेक का एक प्रकार से सेंटर ही होता है, बिकॉज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये लोकेटेड है। तो यहाँ पर फिर से 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आपका जावा आइलैंड इंडोनेशिया में आया है। 13th लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का जावा, और 100 वोल्केनोज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ एक्टिव वोल्केनिक माउंट की बात करें तो माउंट सेमोरू हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इंडोनेशिया का, तो याद रखना माउंट सेमोरू हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है इंडोनेशिया का। और यहीं पर आपका जो इंडोनेशिया कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जकार्ता जावा में लोकेटेड है ना, जावा में आपका जकार्ता लोकेटेड है। और ये सुंडा आइलैंड आर्क का एक पार्ट है, जिसमें आपका सुमात्रा नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, एंड बाली टू द ईस्ट। तो यहाँ पर आपका बाली आता है, बेसिकली ये है बाली, ठीक है। तो जावा आइलैंड की बात करें तो देख सकते हैं ये जावा आइलैंड है, ठीक है, बाली यहाँ पर है आपका, और सुमात्रा ये है, ठीक है, तो दिख रहा है आपको। और देख सकते एक एरर था इन द न्यूज़ टुडे डेटेड 12 जनवरी, इसमें बांग्लादेश मॉरिशस सेशेल्स इसको गलती से कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर बता दिया गया था। ये जो आपके हैं बांग्लादेश मॉरिशस सेशेल्स, हालांकि ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इनका CSC के साथ। सो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।